वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये मेरा लेक्चर इन कंटिन्यूएशन टू लेक्चर 5 है और इसमें मैं समराइज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लेक्चर 5 में आप देखेंगे शायद महसूस हुआ हो कि अब्रप्टली ख़त्म हो गया। वो मैं फ़ोन पे चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ज़्यादातर, तो मैं एरोप्लेन मोड पे चला जाता हूँ, लेकिन नहीं गया तो कॉल आ गई तो कट गई। तो वो इसमें से वो जो मैं समराइज़ करना था आप देखेंगे वो एब्रप्टली जब लेक्चर 5 या जो भी इसका नाम होगा 6 होगा तो आपको मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा लिखे हुए में डिस्क्रिप्शन में कि ये इन कंटिन्यूएशन टू दैट लेक्चर है। दोनों को साथ साथ ही मैं अपलोड करूँगा। तो अब समराइज इसको मैं कर दूं कि देखें ये हम क्या बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फैक्ट क्या, फैक्ट्स क्या, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स, फैक्ट्स हो गया। क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट लोड की वजह से ज़रूर फ्लो होता है, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर। मोटर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो उसके बाद ही तो वो चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट की वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि एक इंडक्टिव करंट आ जाएगा। अगर ये कैपेसिटिव करंट ना हो तो इंडक्टिव करंट तो आएगा, ये कैपेसिटिव नहीं है तो इंडक्टिव करंट तो आएगा। तो ये दोनों का जब रिजल्टेंट बनेगा तो टोटल करंट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इनका रिजल्टेंट आएगा, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपके ये नेट आई जो है वो यहाँ पर आएगा, नेट आई। अब ये नेट आई यहाँ पर आ रहा है, इसकी वजह से इसका मतलब है कि लॉसेस जो होंगे और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस इस आई की वजह से होगा। आई आर और आई एक्स कल का जो वेक्टर सम है, ठीक है। अब मुझे अगर ये चीज़ करनी है कि यार लॉसेस भी कम करो और इस करंट को कम करो, इस वाले करंट को कम करो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कैपेसिटिव चीज़ें लगा दूंगा जो मैंने पिछले 5 लेक्चर में बयान करी। तो आप क्या होगा, ये जब कैपेसिटिव करंट आएगा तो ये आई एक्सेल इंडक्टिव को कैंसिल करेगा और इसका मतलब ये होगा कि जो आई की वैल्यू है ये घट जाएगी, ये घट जाएगी, क्योंकि फिर ये और ये का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर बनेगा और फिर ये आई की वैल्यू कम हो जाएगी। आई की वैल्यू कम हो जाएगी तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो ये बेसिक थ्योरी फंडामेंटल है कंपनसेशन की। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि ये मैं कंपनसेशन कर रहा हूँ। किसका कंपनसेशन कर रहा हूँ? मैं जो रिएक्टिव पावर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइंस में, जो जनरेटर में भी से भी आ रहा है, पावर फैक्टर को भी लो कर रहा है, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उसको कम कर रहा हूँ। उसको कम कर रहा हूँ तो लाइन के ऊपर कैपेसिटी भी बढ़ रही है, इफ़िशियंसी भी बढ़ रही है पूरे सिस्टम की, उसके अंदर कैपेसिटी निकल रही है। एक्स्ट्रा जो है मुझे जनरेटर नहीं लगाने होंगे, एक्स्ट्रा मुझे ट्रांसमिशन लाइन नहीं डालनी होगी। तो ये समरी है इस बात की कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंपनसेशन। किस चीज़ का कंपनसेशन? मैं कर रहा हूँ कि वार का कंपनसेशन। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे VAR कंपनसेशन। ये लफ्ज़ यहाँ से आ गया। तो मैं सारे पूरे लेक्चर में आपको ये बयान कर रहा हूँ कि आप देखें कि हम बजाय इसके करने के कि हम ये टर्म्स लंबी लंबी लिखते और उसके बाद आपको उनका हर का एब्रीविएशन का मतलब समझाते, मैं ग्रेजुअली आपको सारा इस तरह बता रहा हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट याद हो जाए। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंटरमीडिएट की बातें हैं, सिर्फ ये रिवीजन हो रहा है, रिकॉल करना है मेमोरी को। तो आपको क्या होगा कि ये देखिए ये मेरा रफ एरिया है जहाँ ब्लू लगा हुआ है, यहाँ पर मैं जो लिखता हूँ नया नया कोई बात है तो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब ये आपका आई आर यहाँ पर था और आपका जो था आई एक्सएल यहाँ पर था और आई जो था एक्सी आपने यहाँ ऐड कर दिया, तो इनका अगर मैं आई ई सी एक्सएल और इसका अगर निकालूँ तो फ़र्ज़ करोगे ये इतना सा बचा यहाँ पर मसलन टोटल इसका नेट क्या, किसका नेट, आई सी माइनस आई एक्स एल, आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल, मेरे पास इतना सा बचा। तो अब इन्हीं का तो रिजल्टेंट आएगा ना। तो ये आई आर मेरा यहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। अगर ये पहले क्या था, अगर वो नहीं होता आईसी तो ये यहाँ पर जा रहा था, ये इतनी लंबी लाइन होती। तो ये देखें ये मेरा रफ एरिया है जो कि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना दिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ये कैसी हैं, ये नॉन रोटेटिंग है। एक आपको याद है सिंक्रोनस कंडेंसर भी होता है, बड़ी बोरियत होती है इसको पढ़ने में, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा तफसील से।
वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि वो रिएक्टिव कंपनसेशन है, कंडेंसर है, वो कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर है, वो आपको लीडिंग पावर फैक्टर दे रहा है और कंपनसेशन करता है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या नॉन रोटेटिंग है, तो नॉन रोटेटिंग चीज़ जो होती है ज़्यादा इफिशिएंट होती है ना। ट्रांसफार्मर इज़ मोर इफिशिएंट दैन द जनरेटर एंड द मोटर, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर सारे लॉसेस भी एक जैसे हों, क्योंकि मोटर और ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ की इक्वेशन है एक ही है, तो भी फ्रिक्शन लॉस तो नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है कि जो स्टैटिक चीज़ होती है, तो ये क्या हो गया, इसमें एक और नाम आ गया, क्या, स्टैटिक वार। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा था ना, स्टैटिक नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैटिक वार कंपनसेशन। अब देखें ना, इससे क्या टर्म निकली, SVC, ये आगे पढ़ने में मिलेगी, ये अलग से भी पढ़ने को मिलेगी, जबकि सारे के सारे स्टैटिक वार कंपनसेशन है, लेकिन ये आपको एक टर्म मिलेगी। तो होता तो मैं टाइप बताता तो SVC लिख देता। SVC तो असल में सारे ही होते हैं। अगर वो SVC किसी एक चीज़ को कह रहे हैं, एक स्टैटिक वार कंपनसेशन, तो एक नाम रख दिया प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखें, MS और PhD लेवल पे देखें, तो वो तो यार वो तो सारे के सारे स्टैटिक वार कंपनसेशन तो है ही। सारी जंग जो छिड़ी हुई है, अगर W से पढ़ें तो ये वार की तो छिड़ी हुई है। तो ये सारे के सारे जो हैं वार। और फिर अगेन रिपीटिशन कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटर में होती है, एनर्जी जो इसमें डिलीवर होती है, इंडक्टेंस में जो होती है वो डिलीवर हो जाती है, सिस्टम को वापस होती है। इसी तरह स्विच का मतलब क्या हो गया कि वो फिक्स्ड हो गया वैल्यू आपकी, डिस्क्रीट कंपनसेशन। एक 10 फेरेड का 5 फेरेड का कैपेसिटर लगाया तो इन हो गया या तो आउट हो गया, तो जाहिर है आप लगाते स्विच गियर ना, आपने सर्किट ब्रेकर लगा दिया, उसको स्विच ऑन कराते हो ना, तो स्विच हो गया। उसी को अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए अब, तो उसी को हम स्विच वाले को हम चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली भी स्विच कर लें, तो क्या लगाओगे, थायरिस्टर लगाओ, लगा दिया, वो स्विच होता है और अच्छा खासा पावर भी हैंडल करता है। तो थायरिस्टर वाले में भी स्विच लग गया, तो क्या कहेंगे हम, ये मैकेनिकली स्विच हो गया, जहाँ सर्किट ब्रेकर हमारा अभी भी लगा है, और जो नए ज़माने की चीज़ आ गई उसको कहते हैं थायरिस्टर स्विच। और आ गई शंट है ना, तो शंट लिख दिया, शंट, शंट कैपेसिटर, MSSC TSSC। अब अगर ये पहले बताता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता, और लगता है रटना पड़ेगा, रटना है ही नहीं। M फॉर मैकेनिकल, T फॉर नए ज़माने के हिसाब से, आपके ज़माने के हिसाब से, मेरे ज़माने के हिसाब से मैकेनिकल, ये अभी भी लगे हुए हैं सारे दुनिया में, पाकिस्तान में भी हर जगह लगे हैं। तो पूरी मैंने समरी इसमें ये कर दी इसलिए कि वो अगर आपको नहीं भी उसमें टाइम मिल रहा पढ़ने का इतना ज़्यादा, अव्वल तो ज़्यादा है नहीं, सबकी रिपीटिशन और रिवीजन ही है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो ये वाली जो है वीडियो, और इसका नंबर पता नहीं अब क्या है, 6 है कि 7 है, उस पर लिखा हुआ होगा, आपको पता लगेगा। तो फैक्ट डिवाइसेस का ये पूरी आपके पास समरी आ गई कि स्टैटिक वार कंपनसेशन है, और इसके फ़ायदे हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में, जनरेटर के आइसोलेशन को कम करने में, लाइन की कैपेसिटी बढ़ाने में, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने में, और एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी, इफ़िशेंसी बहुत अच्छी, फास्ट स्विचिंग है, लॉसेस बहुत कम हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो जाके नेट पे या किसी किताब में देख लें, लिस्ट बनी हुई है। और मेरा तरीका ये है कि मैं इस तरह ग्रेजुअली चीज़ों को पढ़ाता हूँ और बताता हूँ, तो मुझे ये मुनासिब लगता है कि मैं इस तरीके से चीज़ों को करूँ, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझाएं। ये वेक्टर डायग्राम याद रख लें, ये 2 फार्मूले याद रखें, हमेशा काम आएंगे, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में भी काम आएंगे। इस एंगल डेल्टा को याद रखें, रोटर एंगल, बस एंगल, जनरेटर एंगल, ये सब चीज़ यही कहलाता, पावर एंगल, टार्क एंगल, सबका नाम ये छोटा बच्चा डेल्टा है। ये पावर फैक्टर नहीं है, पावर फैक्टर V और I के दरमियान में है। और यहाँ पर ये डायग्राम को भी याद रख लें, RXLC की डायग्राम जो है ये इस तरीके से होती है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको फ्लेक्सिबल AC है पूरा मिला के, यहाँ पर ये सिर्फ ये जो है फ्लेक्सिबल है और ये AC है, AC और ट्रांसमिशन सिस्टम। तो पूरा नाम क्या है, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम हो गया। और चूंकि स्टैटिक है तो स्टैटिक वार कंपनसेशन होता है। वार क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि इंडक्टिव जो रिएक्टिव पावर होती है उसको हमें कंपनसेट करना है, तो जनरल बस वार कह रहे हैं। कभी लीडिंग भी हो सकता है, होता नहीं आमतौर पे, लेकिन अगर हो सकता है ना,
कोई लाइटली लोडेड लाइन है तो उस वक्त ऑटोमेटिकली वोल्टेज हाई हो गया और वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसी डिवाइसेस लगी हैं तो वोल्टेज को में इंडक्टेंस जो है वो एनर्जी इनपुट करके उसको वोल्टेज को डाउन कर देगा थोड़ा। तो देखें ना कितने फ़ायदे हैं इसके, जो फ्रंट इफेक्ट हो, लाइटली लोडेड लाइन हो, लॉन्ग लाइन के मसले हों, ये सारे के सारे इस तरीके से हल हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन ज़रूर याद रखें वेक्टर, और ये थोड़ी सी, ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। तो अगर ये सारी याद रख लेंगे तो बहुत आराम से आप मामले को समझ जाएंगे। अब इसके बाद जो है ना, फिर वो हम अब एग्जैक्ट जब आप देखेंगे कि हम डिवाइसेस पे आ जाएंगे और उनके लंबे लंबे नाम लिखेंगे, तो आपको इतना फेमिलराइजेशन लगेगा कि यार ये तो मुझे सब पता है, तो इसलिए मैंने इतना ये बेस बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जूनियर इंजीनियर को ज़रूर बताएं जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, जा रहे हैं इमिग्रेशन पे इंशाल्लाह, तो उनको इन चीज़ों से फौरी वास्ता पड़ेगा। पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहे, यहाँ है ही नहीं, लेकिन आप उसको पढ़ें तो इतना आसान है, और जो किताबों में आप देखें तो इतना मुश्किल तरीके से बताया हुआ है कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि यार ये क्या करें। लेकिन चूंकि मैं टीचर हूँ तो मैंने उसको टीचर के हिसाब से उसको बिल्कुल आप लोगों को ऐसा हलवा बना के मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो हम पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं 12वीं जमात से। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का खेल है। और आया बिजली तो है ही 3 चीज़ों का नाम, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और फिर 2 उसके अंदर चीज़ें, 3 चीज़ें, 3 ये पैरामीटर ये, और 3 और क्या, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। बस ये सारों के दरमियान में ही पूरा पावर सिस्टम घूम रहा होता है। अगर ये कंसेप्ट, ये रिलेशनशिप समझ में आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो फैक्ट डिवाइसेस देख लें कितनी आसान है।